नमस्कार, मैं उमाकांत सोनी आकार लॉ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिविल जज मुख्य परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव क्या है, विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में कौन सा दायित्व बनता है, विधि विरुद्ध जमाव का जो अपराध होता है उसके संबंध में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या हमें उनका आंसर कैसे लिखना है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। विधि विरुद्ध जमाव में जैसे क्वेश्चन एक आता है, व्हाट इज एन अनलॉफुल असेंबली, व्हेन इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली कंस्ट्रक्टिव लाइबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय एनी अदर मेंबर ऑफ दैट असेंबली, can less than 5% be convicted with the aid of section 149। क्वेश्चन आता है कि विधि विरुद्ध जमाव क्या है, अनलॉफुल असेंबली क्या है, क्या अनलॉफुल असेंबली के एक मेंबर के द्वारा कार्य किया गया तो वहां पर वह भी रचनात्मक दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत जितने मेंबर सब लाइबल होंगे। इनका आंसर हम लिखेंगे कैसे, तो इनका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले जैसे मैं एक ग्राफ के माध्यम से पहले डिस्कस कर दूं। देखिए, विधि विरुद्ध जमाव को लिखने के लिए या इसमें जो क्वेश्चन बनता है, इसमें सबसे पहले हमें धारा 141 बताना होगा कि अनलॉफुल असेंबली का प्रावधान आईपीसी की धारा 141 के अंतर्गत किया गया है। तो क्या है विधि विरुद्ध जमाव? विधि विरुद्ध जमाव में मिनिमम 5 व्यक्ति होते हैं और इन 5 व्यक्तियों का 5 उद्देश्य होना चाहिए। इन उद्देश्यों की चर्चा अभी हम आगे करेंगे कि इसमें 5 उद्देश्य कौन कौन से। तो 5 उद्देश्य में पहला होता है, जैसे शॉर्ट में हम पढ़ें, इसका सिनॉप्सिस तैयार करें, आतंकित करना। सरकार को आतंकित करना, तो किस सरकार को? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। विधायिका, विधायिका मतलब संसद और विधानमंडल को। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के अगर विधि विरुद्ध तरीके से सरकार को, विधायिका को या किसी लोक सेवक को आतंकित करते हैं अपने प्रदर्शन के द्वारा, अपने बल के द्वारा, तो वह अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। दूसरा, वैध आदेशिका के निष्पादन पर अवरोध करना। आदेशिका का मतलब होता है समन या वारंट, प्रोसेस कहलाती है। तो अगर वैध आदेशिका का निष्पादन करने का कोई प्रतिरोध करता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को या किसी साधु संत को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी आती है कोर्ट के आदेश पर, और 5 या 5 से ज्यादा अनुयायी उनके पुलिस अधिकारी को ऐसे वारंट या समन का निष्पादन करने से रोक लगाते हैं, तो उस कंडीशन में वहां पर यह अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। ठीक है, जिन 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों ने शासकीय कार्य करने में या कोर्ट के वैध आदेशिका के निष्पादन में रोक लगाया है, वहां पर वो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह अनलॉफुल असेंबली बन जाएगा। तीसरा, अपराध। इसमें केवल 2 अपराध लिखे, रिष्टि और आपराधिक अत्याचार के अपराध। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के या मिले ही इसलिए हैं कि उनको ये 2 अपराध करना है, तो ऐसी परिस्थिति में वह जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। अगला है आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लेना, किसी अन्य व्यक्ति के रास्ते या उसके जल आदि के अधिकार पर प्रतिरोध करना, बाधा उत्पन्न करना। ठीक। 5वां है आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन द्वारा जो लीगली बाउंड है काम करने के लिए, विधिक रूप से जिसकी आबद्धता है उस कार्य को करने का लोप करवाना। जैसे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी पुलिस अधिकारी को प्रताड़ित करते हैं कि आप हमारे गांव में आए हैं तो आप इन व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे जिनके खिलाफ आप वारंट लेकर के आए हैं। अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के ऐसा उस व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे हैं और वहां पर जो विधिक कार्य करने का उससे लोप करा रहे हैं, ओमिट करा रहे हैं, तो वह जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। जो कार्य वो करने के लिए बाध्य है वहां पर उस कार्य से लोप कराना, और जो कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है उस कार्य के लिए भी उसको बाध्य कर देना। जैसे झूठी एफआईआर लिखाने के लिए 5 या 5 से अधिक लोग दबाव देते हैं पुलिस अधिकारी को, थाना प्रभारी को, तो वहां पर ऐसी असेंबली या ऐसा विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है।
तो 5 व्यक्ति और 5 उद्देश्य, यही है अनलॉफुल असेंबली। केवल 5 व्यक्ति मिल जाने मात्र से ही वह अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहलाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का मिल जाना ही विधि विरुद्ध जमाव नहीं है, जब तक कि उनका इन 5 में से कोई एक या एक से अधिक उद्देश्य ना हो। अगला क्वेश्चन रहता है कि विधि विरुद्ध जमाव का अगर कोई व्यक्ति सदस्य हो जाता है तो वहां पर सदस्य कैसे होगा। एक तो ये होता है कि 5 व्यक्ति मिलकर के ही ऐसा जमाव बना रहे हैं कि हमको ये काम करने हैं, जितने उद्देश्य बताए गए हैं। और एक होता है कि अगर मैं जानते हुए कि इनका अनलॉफुल असेंबली का निर्माण ही किया गया है 5 अवैध उद्देश्यों के लिए, तो ऐसी कंडीशन में मैंने जानते हुए अगर उसमें सम्मिलित हो जाता हूं या उसमें बना रहता हूं, अगर मैं सम्मिलित हो जाऊं विधि विरुद्ध जमाव के उद्देश्य को जानते हुए या उसमें मैं था और बना रहा, तो लॉ कहता है यह अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी और वह व्यक्ति भी दंडित किया जाएगा। अनलॉफुल असेंबली जरूरी नहीं कि शुरू से अनलॉफुल असेंबली हो। जैसे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के गए और अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के सामने, पीएससी के सामने या अधिकारियों के सामने, वो जब जाते हैं तो अनलॉफुल असेंबली नहीं है, लेकिन बाद में अगर बातचीत के दौरान 5 प्रकार के उद्देश्यों में किसी भी एक प्रकार के उद्देश्य में अगर ऐसा जमाव कन्वर्ट हो जाता है कि आपको तो हमारी मांग मानना ही पड़ेगा, अन्यथा हम सरकार को, लोक सेवक को या संसद विधायक को या अन्य जो कार्य बताए गए इन कार्यों के संबंध में हम प्रताड़ित करेंगे, तो वह जमाव बाद में भी अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव बन जाता है। अर्थात जो असेंबली प्रारंभिक अवस्था में विधि विरुद्ध जमाव नहीं थी, वह बाद में भी विधि विरुद्ध जमाव बन सकती है। इसमें आगे क्वेश्चन आता है कि दंड की मात्रा कितनी। तो अनलॉफुल असेंबली का केवल मेंबर होने के लिए 6 माह का कारावास है, सदस्यता के लिए। अब किसी एक व्यक्ति ने भी अपराध किया हो, अगर अनलॉफुल असेंबली का किसी एक मेंबर ने भी अपराध किया हो, तो बाकी जितने भी लोग होंगे, जैसे मान लीजिए ABCD कई व्यक्ति हैं और इनमें से केवल पत्थर उठा करके किसी लोक सेवक पर वार किया है केवल ए ने, वार किया है एक ने, लेकिन माना जाएगा जैसे सबने मारा है, और यही जो मान लिया जाता है उसको हम बोलते हैं रचनात्मक दायित्व, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का सिद्धांत। तो अनलॉफुल असेंबली में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का सिद्धांत माना जाता है कि कार्य किसी एक व्यक्ति ने भी किया हो तो माना जाएगा जैसे सभी ने किया हो। आगे इसमें अगर यही अनलॉफुल असेंबली कि किसी भी एक मेंबर या पूरी की पूरी असेंबली के द्वारा अगर बल या हिंसा का प्रयोग कर दिया जाए, तो वहां पर बल या हिंसा का प्रयोग करना बलवा का अपराध कहलाता है, और बलवे का अपराध धारा 146 IPC और इसका दंड धारा 147 147 में 2 वर्ष का कारावास का प्रावधान किया गया है। तो अनलॉफुल असेंबली में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है अनलॉफुल असेंबली क्या है, उसके मेंबरशिप के बारे में, उसका दंड और उसका कौन सा दायित्व, और यदि बलवा पूछा है तो उसको भी आप बता सकते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में भी देखिए, इसके 5 वही पॉइंट लिखे हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या अगर 5 से कम व्यक्ति हैं, ये लिखा है कैन लेस देन 5 पर्सन, क्या 5 से कम व्यक्ति हैं तो भी दंडित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को लिखते समय थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, अगर 5 व्यक्ति अपराध में हैं और 5 व्यक्ति या तो अपराध में हो या 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना। अगर अपराध करने में 5 व्यक्ति रहे हैं, यह सिद्ध हो जाता है, हो सकता है गिरफ्तारी 5 की ना हुई हो, केवल 3 की हुई हो। तो जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मेंस में कि यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के अपराध करते हैं तो वह अनलॉफुल असेंबली है। अर्थात कार्य करते समय मिनिमम मेंबर होना चाहिए या मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए 5। जरूरी नहीं है कि उसमें 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, हो सकता है गिरफ्तारी 3 की हुई हो, 2 मर गए हों या 2 गायब हो गए हों, उससे कोई लेना देना नहीं। परंतु अपराध करते समय
कम से कम 5 व्यक्ति होंगे तभी अनलॉफुल असेंबली बनेगी। तो इसका आंसर होगा कि यदि 5 से कम व्यक्ति हैं तो वहां पर अगर अपराध करते समय यह साबित हो जाता है कि अपराध के समय में 5 व्यक्ति थे तो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य माने जाएंगे, और अगर यह सिद्ध होता है कि 5 व्यक्ति से कम थे तो वहां पर दोषसिद्धि नहीं की जाएगी। इसमें भी हमने यही लिखा है 141 में अनलॉफुल असेंबली कि 5 और मोर पर्सन्स मिल करके असेंबली का अनलॉफुल असेंबली का निर्माण करते हैं। कब? फर्स्ट लिखा है जब वो क्रिमिनल फोर्स के द्वारा या उसके प्रदर्शन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और पब्लिक सर्वेंट को लॉफुल पावर यूज करने से कहीं ना कहीं ओवर करते हैं या प्रतिरोध करते हैं, बाधा करते हैं। ठीक, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधायिका अर्थात संसद और विधानमंडल, लोक सेवक को कार्य करने से रोकना, बल के प्रदर्शन द्वारा रोकना। सेकेंड में है रेसिस्ट करना लीगल प्रोसेस को, लीगल प्रोसेस को रोकना, जैसे मैंने आपको कहा था वैध आदेश का निष्पादन करने से रोकना, समन या वारंट से। तीसरा पॉइंट है किसी अपराध, मिसचीफ, रिष्टि और आपराधिक अत्याचार का अपराध या अन्य अपराध के संबंध में यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के ऐसी योजना बना के कार्य करते हैं, अपराध करते हैं, तो वह दंडनीय अपराध कहलाएगा या अनलॉफुल असेंबली कहलाएगा। फिर आगे है क्रिमिनल फोर्स या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी प्रॉपर्टी का कब्जा प्राप्त कर लेना, किसी संपत्ति से डिप्राइव करना, ठीक है, उसके राइट टू वे, रास्ते के अधिकार से उसको रोक लगाना, उसके पानी पीने के अधिकार, वाटर के अधिकार और अन्य अधिकारों पर अगर किसी अन्य प्रकार से क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा रोक लगाते हैं और इस उद्देश्य से ही अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिले हैं तो वह अनलॉफुल असेंबली कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र के 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो उच्च जाति के हैं अगर इसलिए मिल जाते हैं कि इस कुएं से पानी पीने का अधिकार किसी अन्य जाति के लोगों को नहीं है, और अगर वो पानी लेने आएंगे तो उन्हें हम रोकेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, बल का प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के योजना बना करके उनको रोकते हैं उनके रास्ते के अधिकार से, उनके पानी के अधिकार से, तो वह विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। अगला है आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, इनके संबंध में जो लीगली बाउंड नहीं है जिस काम के लिए, उस कार्य को करने के लिए बाध्य करना। जैसे किसी बाबू के द्वारा फाइल घर ले जाने के लिए बाध्य नहीं है, आपने उसे दबाव दिया कि अगर फाइल लेकर के नहीं गए तो तुम्हें हम जान से मार देंगे, तो जो काम करने के लिए वो बाध्य नहीं है उससे काम करवाना, और जिस कार्य को करने के लिए बाध्य था उस कार्य से उसको ओमिट करवाना या लोप करवाना। जैसे उसका काम था कि वह फाइल, जैसी फाइलिंग की गई थी उस हिसाब से ही केस लगेगा, आपने बाबू को लीगल काम करने से रोकने के लिए दबाव दिया, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के उसके बल या हिंसा का प्रयोग करने की या आपराधिक बल की धमकी देकर के अपनी फाइल पहले ऊपर करवा लेते हैं, ठीक है, जबकि उसका यह काम नहीं था, उसका काम था कि जो जिस क्रम से फाइल है उसी क्रम से फाइल जाएंगी। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर उसको दबाव देकर के काम कराना, ओमिट लोप कराना, या नॉट लीगली बाउंड टू डू, जिस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं उसको काम करने के लिए बाध्य करना, यह कहलाती है अनलॉफुल असेंबली। तो 5 इसमें तत्व हो गए जो आपकी धारा 141 के विशेष तत्व हैं। 5 व्यक्ति 5 उद्देश्य, यह कहलाता है अनलॉफुल असेंबली। आगे एक्सप्लेनेशन, जरूरी नहीं कि जो असेंबली लिखा है एन असेंबली वाज नॉट अनलॉफुल, जरूरी नहीं कि जो असेंबली शुरू से ही अनलॉफुल हो सकता है शुरू में वह विधिक कार्य के लिए गई हो। जैसे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के केवल अपना ज्ञापन देने के लिए जाते हैं कलेक्ट्रेट में, और बाद में उसमें से उनका उद्देश्य चेंज हो जाता है, उन्हें कलेक्टर साहब से मिलने से रोका जाता है और सब लोग उग्र हो गए और वहां पर तोड़फोड़ करने लग गए या किसी प्रकार का कोई अन्य अपराध करने लग गए, या जो हमने अभी इसके पहले पढ़ा है धारा 141 के अंतर्गत उन उद्देश्यों के लिए अगर जमाव का जो दृष्टिकोण है या जो उद्देश्य चेंज हो जाता है तो वह फिर अनलॉफुल असेंबली बन जाएगा। तो लिखा है जरूरी नहीं कि हर असेंबली शुरू से ही अनलॉफुल हो, वह बाद में भी सब्सिक्वेंटली बिकम अनलॉफुल असेंबली, बाद में भी अनलॉफुल असेंबली बन सकती है। फिर इसके बाद आता है इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अनलॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट है कि वह
क्रिमिनल फोर्स द्वारा या 5 से अधिक व्यक्तियों के क्रिमिनल फोर्स द्वारा जो समाज में होने वाले गंभीरतम अपराध हैं या विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा जो होने वाले संभावित अपराध है उनको रोक लगाना है। ठीक। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 142 कि अगर यह क्लियर था, दिखाई दे रहा था आपको कि अनलॉफुल असेंबली बनी है, फिर भी आप उस असेंबली में, उस जमाव में जाके सम्मिलित हो जाती हैं, ठीक है, या उस जमाव में समस्त जानकारी होने के बाद भी कि अब इनका कार्य क्या है, आगे जाकर के तोड़फोड़ करेंगे, सरकार को दबाव देंगे, और फिर भी आप जानते हुए उसमें जाके सम्मिलित हो जाते हैं या उस असेंबली में बने रहते हैं, तो यहां पर बन जाता है आपका कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कि माना जाएगा आप भी अनलॉफुल असेंबली के सदस्य थे और अनलॉफुल असेंबली के सदस्य होने के नाते किसी एक व्यक्ति ने भी बल का प्रयोग किया तो माना जाएगा कि जैसे आपने भी बल का प्रयोग किया और आपकी भी लायबिलिटी बनेगी। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी इसके अंतर्गत। ठीक। तो यहां पर आ गया कि क्लियर दैट इफ अ पर्सन रिमेन्स अनलॉफुल असेंबली आफ्टर ही बिकम अवेयर, और उसके बाद यहां पर आएगा मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली शैल बी लाइबल एज सच, अर्थात उसकी लाइबिलिटी भी उसी तरह होगी जैसे कि अकेले कार्य किया गया हो। और विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए मैंने अभी बताया आपको कि 143 के अंतर्गत दंड की मात्रा इसके अंतर्गत बताई गई है 6 माह का कारावास। यही अनलॉफुल असेंबली आगे चल करके रॉयटिंग या बलवे का अपराध बन जाती है, रॉयटिंग या बलवा, और इसका आंसर होता है या लिखने में आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 146 रॉयटिंग या बलवे के संबंध में प्रावधान करती है कि यदि विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली के किसी भी एक मेंबर या एक से अधिक मेंबर या पूरी अनलॉफुल असेंबली के द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाए, तो बल या हिंसा का प्रयोग अगर किया जाता है अनलॉफुल असेंबली के द्वारा तो वहां पर उनके द्वारा यह किया गया कार्य बल या हिंसा का प्रयोग करने पर किया गया कार्य रॉयटिंग या बलवा कहलाता है और बलवे का दंड धारा 147 में 2 वर्ष तक का कारावास है। तो आज हमने अनलॉफुल असेंबली के संबंध में मेंस के हिसाब से क्वेश्चन का जो आंसर बनता है कैसे उसको लिख सकते हैं ये हमने डिस्कस किया। अनलॉफुल असेंबली क्या है, धारा 141, अनलॉफुल असेंबली का सदस्य होना 142, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने पर दंड की मात्रा 143, और उसके बाद अनलॉफुल असेंबली के माध्यम से रचनात्मक दायित्व कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। फिर इसके बाद हमने राइटिंग की चर्चा किया कि अगर अनलॉफुल असेंबली के मेंबर द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो वह बलवा या राइटिंग बनेगा और दंड की मात्रा वहां पर 2 वर्ष का कारावास, ये पढ़ा। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस कर दिया कि यदि 5 या 5 से कम व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 से कम व्यक्ति हैं तो क्या बलवे का अपराध बनेगा या विधि विरुद्ध जमाव का अपराध बनेगा। तो मैंने उसको क्लियर करने के लिए आपको बताया कि जब भी लिखें ये लिखेंगे कि अगर अपराध करते समय 5 लोग थे तो वहां पर अनलॉफुल असेंबली बनेगी, भले ही उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन अगर जब अपराध किया गया है उस समय 5 से कम व्यक्ति थे और यहां पर यह साबित नहीं हो पाता कि मिनिमम 5 थे या नहीं, तो फिर अनलॉफुल असेंबली नहीं बनेगी। और अनलॉफुल असेंबली का ही गंभीरतम रूप है बलवे का जो अपराध, तो बलवे के संबंध में भी इसी दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है। तो आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया, आगे हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।